हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मैथ बाय ललित। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ का एक मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट नंबर 1 होगा और ये सारे क्वेश्चन आपके बुक से लिए गए हैं और ऐसे ही टाइप का प्रश्न पत्र आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आप बेफिक्र हो जाइए और आप अंत तक इस क्लास को देखिए, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन लिख दिए हैं और इन 6 क्वेश्चनों को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 25 के हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। हमसे कहा गया क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 के गुणनखंड करिए। तो सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस के 25, यही ना है। अब दो पद हैं और ये जो चर की उच्चतम घात है वो कितनी है, 2 है। तो ऐसे सवालों को कैसे लगाते हैं, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पूछूं तो क्या होता है। आप कहोगे ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी होता है। तो ए के स्थान पर एक्स स्क्वायर अपने पास है, लेकिन अगर मैं 25 को बी का स्क्वायर बना दूं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं क्या कहूँगा कि एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेते हैं, लेकिन 25 को क्या मैं 5 का स्क्वायर कह सकता हूँ। आप कहोगे जी बिल्कुल कह सकते हैं। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन गया है। अब इसे हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ए के स्थान पर है एक्स तो एक्स प्लस, बी के स्थान है 5 तो 5 हो गया। ए के स्थान पर है x और माइनस बी के स्थान पर है 5, ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। यानी x प्लस 5 और x माइनस 5 क्या होगा, एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको पहला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल पढ़िए, क्या कह रहा है सवाल, उसकी भावनाओं को समझिए और लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि एम स्क्वायर प्लस 7m प्लस 10 के गुणनखंड आपको करने हैं। द्विघात बहुपद आपके सिलेबस में है और ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं। यानी दूसरा नंबर सवाल इस तरीके से है, कहा गया एम स्क्वायर प्लस में 7m प्लस में 10 के क्या करने हैं, अपने को गुणनखंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बताऊं तो आपने देखा होगा सर, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, यही तो होता है। जहां पर ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक और सी क्या होता है, अचर पद होता है। तो यहां पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको ए गुणे सी मल्टीप्लाई कराना है। जैसे ही आप ए गुणे सी को गुणा कराओगे तो एक नंबर निकलकर आपके सामने आ जाएगा। इस नंबर के ऐसे दो गुणनखंड करना है, इस नंबर के ऐसे दो क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है कि यदि c प्लस है तो जोड़ने पर b आए और c माइनस है तो घटाने पर b आना चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात है, a और c का गुणा कराएंगे, एक नंबर आएगा, उसके ऐसे गुणनखंड करेंगे कि अगर c प्लस में है तो जोड़ने पर b वाला नंबर आना चाहिए और अगर c माइनस पर है तो घटाने पर b वाला नंबर आना चाहिए। आप कहोगे हमें नहीं समझ आया है, आप क्वेश्चन में लगा के दिखाइए। हमने कहा ठीक है। मैं इस सवाल को अपने मानक रूप से अगर तुलना करूं तो a बराबर कितना है, आप कहोगे a है एक्स स्क्वायर के सामने लगा हुआ टर्म। तो x के स्थान पर यहाँ m है, m के सामने कौन सा संख्या है, कोई नहीं, माने कितना होगा, 1। b क्या है, x के सामने लगी हुई संख्या, तो यहाँ b के सामने m के सामने लगी हुई संख्या 7 और c क्या है
10 है। ये हमने लिख दिया, ए बी और सी आइडेंटिफाई कर लिए। अब ए और सी का मल्टीप्लाई करा देंगे दोस्तों, तो ए हो जाएगा 1 और सी हो जाएगा 10, यानी कि 10 1 जा 10 हो गया। अब इनके ऐसे गुणनखंड कराइए कि अगर सी प्लस में है तो जोड़ने पर बी आए, यदि सी माइनस में है तो घटाने पर सी आए। चूंकि सी प्लस में है ना, तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो आप कहोगे सर 2 पंचे 10, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, अपना काम हो गया। अब सवाल सिंपल सा ये बचा, m स्क्वायर प्लस 7m के स्थान पर 2m और प्लस क्या हो जाएगा 5m, प्लस यहाँ हो गया 10, यही ना हो गया। कॉमन ले लीजिए, 2 2 के जोड़े बना के, इन दोनों में कॉमन पहले वाले में m मिल गया, 2m से 1m को बाहर निकाल दिया तो 1m बचेंगे, ये m से m कट गया तो क्या बचेगा 2 बच जाएगा। अब इन दोनों में m कॉमन नहीं मिल रहा है तो क्या कॉमन मिल रहा है सर, तब यहाँ संख्या 5 कॉमन मिल गई। तो जैसे 5 कॉमन लिया, 5 से 5 कट गया, m बचा। 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 बार में आएगा, 5 दूनी 10 हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, m + 2 m + 2, तो m + 2 एक ब्रैकेट में दोस्तों हो जाएगा, यहाँ m + 5 बचा तो m + 5 अगले ब्रैकेट में हो जाएगा और ये सवाल का क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। यानी m + 2 और m + 5 क्या होगा, अपने सवाल का एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आई है? हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चल रहा हूं। आप चाहें तो रफ कॉपी निकाल लीजिए, आपको कोई भी बुक कोई भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल ऐसे ही आपका सिलेबस 10-12 मॉक टेस्ट में ख़त्म कर दूंगा, विद एग्जाम्पल, विद फार्मूला। ओके है ना, डन है जी। चलो नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या नंबर 3। आप लोग पढ़िए और लगाने की कोशिश कीजिए। प्रश्न संख्या नंबर 3 ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, क्या कह रहा है सवाल उसको जरा आप पढ़िए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसका, यहाँ पर उसका भी लिखा जाएगा, उसका माने बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ हमें क्या करना है सर, ज्ञात करना है। ओके है ना, आओ जी सॉल्व करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं, प्रश्न संख्या नंबर 3 की बात करते हैं, तो एक बेलन बना लेंगे सर्वप्रथम। तो मैंने क्या किया सर, एक बेलन हमने बना लिया है ना, ये सिलेंडर हमारा बन गया। ये बेलन का ऊपर वाला एक सर्कल, नीचे वाला एक सर्कल, इन दोनों के केंद्र को मिलाएंगे तो ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी और ये त्रिज्या हो जाएगी। यानी हमें कहा गया कि जो त्रिज्या है दोस्तों वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या के स्थान पर हम लिख देंगे ये त्रिज्या हो गई, ये हो गई 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमें कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। यानी ये जो ऊंचाई है ये अपने को दिया है 10 सेंटीमीटर। कहा गया आयतन बताना है, सिंपल सी बात है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, जिनको पता है वो फटाफट तरीके से बताएंगे कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन आप कहोगे सर, बेलन का आयतन होता है πr²h, और r क्या होता है, त्रिज्या होता है। यानी कि πr का स्क्वायर और h, पाई क्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन परिमेय में इसका मान 22/7 हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, मैं पाई के स्थान पर रखूंगा 22/7 और r², r माने त्रिज्या, रेडियस कितनी है सर, 7 है। तो 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, गुणे h का मतलब हाइट, ऊंचाई कितनी है 10। तो ये हमने 10 यहां पर रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर, 7 7 49 गुणे हो जाएगा 10। 7 से काटेंगे 7 बार में, ठीक है ना। अब देखो 22 गुणे 7 करोगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 में 10 से गुणा कराओगे 1540 आ जाएगा। और सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर, या जिसको हम सेंटीमीटर क्यूब ही बोलते हैं। यानी कि जो बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी और जिसकी ऊंचाई कितनी थी 10 सेंटीमीटर थी, उसका आयतन कितना आ गया, 1540 आ गया।
ओके रिपोर्ट है ना यहाँ तक। अब आपसे पूछे हैं सर उसका क्या बताना, वक्र पृष्ठ। तो आप हमें ये बता दीजिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ भी क्या होता है, लगे हाथ। आप बताइए भैया, बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व सरफेस एरिया हमें बताना है, वो होता है सर 2πr(h). कितना होता है, 2πr(h) होता है। यहां भी मान रख लेंगे 2 गुणे पाई का मान अभी जस्ट बताया कितना होता है, 22/7 होता है। तो अपन ने यहाँ 22/7 चिपका दिया। आर का मतलब त्रिज्या 7 हो गई, एच का मतलब ऊंचाई 10 हो गया। यहां तक रख दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जी इसको सॉल्व करेंगे। 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 दहम्मा 440 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर या इसको हम वर्ग सेंटीमीटर भी बोलेंगे। तो ये इसका क्या आ गया, ये इसका आ गया बेलन का वक्र पृष्ठ 440 वर्ग सेंटीमीटर और बेलन का आयतन कितना आ गया है, 1540 घन सेंटीमीटर। बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक बिल्कुल डन होगा ना। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और क्वेश्चन नंबर 4 को लगाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 4 ध्यान से पढ़िए। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि उस घन का आयतन ज्ञात करो जिसका विकर्ण √12 सेंटीमीटर है। यह क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है यदि आप इसके कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं। आपको कहा गया कि घन का आयतन ज्ञात करना है, लेकिन जो विकर्ण डायोगोनल है वो रूट में 12 सेंटीमीटर है। हमने कहा जी चलो कोशिश तो करेंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें घन का क्या दिया गया है सर, विकर्ण दिया गया। घन का विकर्ण दिया गया, कितना होता है घन का विकर्ण, तो वो दिया गया है √12, यही ना दिया गया। और घन का विकर्ण होता कितना है सर, तो आप कहोगे सर घन का विकर्ण होता है भुजा गुणे √3 बराबर √ क्या हो गया, 12 हो गया। आपसे पूछे है कि हमें आयतन बताओ, आप हमें ये बताओ कि घन का आयतन क्या होता है। क्या किसी दोस्त को पता है कि घन का आयतन क्या होता है, कहोगे जी बिल्कुल, घन का आयतन भुजा क्यूब या हम कह सकते हैं भुजा गुणे भुजा यानी a³ किताबों में लिखा हुआ होता है। अगर हमको भुजा पता चल जाए तो हम इजीली यहां से आयतन बता सकते हैं, बट अपने को भुजा नहीं पता है। भुजा सर यहां से निकालेंगे तो √3 हटाना पड़ेगा। भाई रूट तो हटाना पड़ेगा ना। अब √3 को हटाने का क्या मेरे पास ऑप्शन है, तो जरा ध्यान से देखिए। भुजा गुणे √3 लिख दिया, √12 को मैंने 4 गुणे 3 लिख दिया। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि यहां सर क्या यहां 12 लिखा था, यहां भी 4 3 12 ही लिखा है ना। तो मैं कहूंगा कि ये लिख गया भुजा गुणे √3, मैंने लिख दिया भुजा गुणे √3, 4 का 2 बाहर आ जाएगा। भाई रूट के अंदर 4 ना, तो 2 बाहर आने वाला है, तो 2 बाहर आ गया और बचा क्या सर, √3 बच गया। लो जी आ गया। अब √3 गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो सिंपल ना, √3 से √3 कट जाएगा। तो आप कहोगे भुजा कितना आ गया, भुजा आ गया 2, चूंकि सेंटीमीटर था ना तो 2 सेंटीमीटर आ गया। भुजा कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। अब भुजा पता है, यहाँ वैल्यू रख के आयतन पता कर लेंगे। रख देते हैं 2 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर और गुणे क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 8 सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर 3 या जिसको घन सेंटीमीटर भी बोलते हैं। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 8 घन सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर क्यूब एकदम से सही उत्तर होने वाला है। बात क्लियर है ना। स्क्रीनशॉट लेते रहना। अगर आपको कहीं डाउट लगे तो निश्चिंत आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। क्लियर है ना दोस्तों। चलो जी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। और ऐसा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर 2018 और 19 दोनों में आया हुआ है कि निम्नलिखित को भिन्न में बदलिए या निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। तो 2 क्वेश्चन हमने भी किताब से उठा लिया। हमने कहा चलो जी लगे हाथ इसका भी कॉन्सेप्ट खत्म ही कर देते हैं। कहा गया निम्न को भिन्न में बदलो।
क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न को भिन्न में बदलो। इसका पहला नंबर सवाल है 16.25%। 16.25%। देखो, दो चीज़ें आप याद रखो। क्या क्या याद रखोगे? जब कभी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, यानी प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो गुणे 1/100 करते हैं। अगर मैं प्रतिशत का चिन्ह हटाऊं तो हमें गुणे 1/100 करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? और अगर मैं भिन्न को प्रतिशत में बदलूं तो गुणे 100 करना पड़ेगा। अगर p/q है, इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो हम गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब क्योंकि सर मजा नहीं आया, हमें समझ नहीं आ रहा है, हमने कहा कोई बात नहीं, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तुरंत समझ आ जाएगा। अब 16.25% लिखा है जी, बिल्कुल, तो 16.25 लिख दिया। अब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो कितना गुणा कराते हैं? 1/100 से। तो मैंने गुणा करा देना है 1/100 से। क्या कोई दिक्कत है दोस्तों यहां तक? बोलो, कोई ना प्रॉब्लम है। अब क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? आप कहोगे सर 2 अंक हैं, 2 और 5। तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने अंक हम बाद दशमलव लगाएं, 0 बढ़ा देंगे। 2 हैं तो 2 0 बढ़ा दिया, यानी 1625 का 1 से गुणा कराएंगे तो 1625। और नीचे क्या आ गया सर? नीचे आ गया 10,000। कहोगे अब सही है। अब दोनों संख्याएं किससे कट रही हैं? 5 से कट रही हैं। यदि दोनों संख्याएं 5 से कट रही हैं तो काट देंगे। 5 से काटेंगे, देखो जी, 5 तियां 15, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 1 बचा, यहाँ कितना हो गया? 2 बचा 25, 5 पंजे 25। नहीं समझ आया? एक बार और समझो। 5 तियां 15, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 और 5 पंजे 25। नीचे भी काट देंगे, 5 दूनी 10, कितना बचा सर? 2000 बच गया, लिख दिया। फिर से 5 से काटो, 5 छक्का 30, 2 बचा, 5 पंजे 25। यहाँ काटो, 5 से काटोगे तो 5 चौके 20, कितना बच गया सर? 400 बच गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 1 बचा 15, 5 तियां 15, यहाँ काटेंगे 5 अठे 40 और फाइनली ये हमारा उत्तर आ जाएगा पहले नंबर का 13/80। अब आपके प्रश्न में डाउट आ रहा होगा, सर अब काहे नहीं काट रहे हो? तो दोस्तों, ऊपर एक जो न्यूमरेटर है यानी अंश में एक आपका प्राइम नंबर आ गया, अभाज्य संख्या आ गया, और अभाज्य संख्या अपने आप से और एक के अलावा दुनिया में किसी से भी नहीं कटती है। या फिर यूं समझ लें, अगर अंश हर किसी एक संख्या से काटते हैं तो ही काटते हैं, अदरवाइज नहीं काटते हैं। ओके की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। ये पहला नंबर आपकी समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर है 4 सही 1/3%। ध्यान से समझना, 4 सही 1/3%। अब मैं क्या करूंगा? दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये एक मिश्रित संख्या है, मिश्रित। तो इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। 3 चौके 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, यानी ये सर आ जाएगा 13/3 और ये हो गया %। कोई दिक्कत नहीं ना? अब 13 का 13 लिखो, 3 का 3 लिखो और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो गुणे क्या करते हैं? 1/100 करते हैं। अब 13 एकम दोस्तों 13 हो जाएगा और 300 एकम की 100 तियां कितना हो जाएगा? 300। अब ये दोनों किसी एक संख्या से कट रही नहीं है तो 13/300 क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 13/300। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पहले नंबर का जो आंसर आएगा वो 13/80 आएगा और दूसरे का आ जाएगा 13/300। आई होप सो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बोलो, क्या यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर हैं? समझ में आ गया है? ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से है कि 16 गुणे 2 की पावर x बराबर 64 में x का मान ज्ञात करो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 को लगाते हैं। कहा गया 16 गुणे 2 की पावर x बराबर कितना है?
64 में x का मान हमें ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। अब जब भी कभी पावर में x होगा, जब भी कभी पावर में x होगा तो याद रखना वहां पर 99% बेस बराबर होने पड़ेंगे, यानी आधार को बराबर करना पड़ेगा। तो यहां आप देख रहे हो 16 है, यहां 2 है, यहां 64 है। अब 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 को मैं और नहीं तोड़ सकता हूं, तो 64 और 16 को डेफिनेटली मेरे को 2 की पावर में तोड़ना पड़ेगा। और ऑब्वियस सी बात है ना भैया, क्योंकि 2 को मैं अब 2 की पावर में नहीं तोड़ सकता हूं, बट 16 को मैं 2 की पावर 4 कह सकता हूं, 64 को 2 की पावर 6 कह सकता हूं। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे, सिंपल सी बात है। 16 को मैं 2 से काटना शुरू करूंगा तो 2 अट्ठे हो जाएगा 16 और 2 चौके हो जाएगा 8, फिर 2 दूनी हो जाएगा 4 और फिर 2 एकम हो जाएगा 2, यानी 16 को मैं 2 की पावर 4 कह सकता हूं। मैंने 16 के स्थान पर 2 की पावर 4 लिख दिया, यहां बचा 2 की पावर x। अब 64 है तो 64 को मैं लिखूंगा, 2 से मैं काटना शुरू करूं, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर आगे करेंगे 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 एकम 2। अब 64 को मैं 2 की पावर कितने लिख सकता हूं? तो आप देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कितने लिख सकता हूं? 6 लिख सकता हूं। तो मैंने 64 को 2 की पावर 6 लिख दिया। क्या यहां तक क्लियर है? अब देखो 2 2 2 सब कहीं बराबर हैं, तो आपने पढ़ा होगा इफ a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n देन इक्वल टू a की पावर m प्लस n, यानी यदि बेस बराबर हैं और उनका मल्टीप्लाई कराते हैं तो एक बार बेस लिख लेते हैं और पावरों को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो देखो यहाँ नहीं लग रहा है, तो 2 की पावर 4 प्लस x बराबर क्या हो गया? 2 की पावर 6 हो गया। तो आप देखो दोनों पावरें बराबर, बेस बराबर हैं। यदि बेस बराबर हैं तो पावरें भी क्या होती? बराबर होती हैं। 4 प्लस x बराबर 6, 4 को उधर भेजेंगे माइनस में तो x की पावर 6 माइनस 4 यानी x का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और यही क्वेश्चन का सही जवाब होगा। x का मान कितना आएगा? 2 होगा आपके सवाल का सही जवाब। तो पहले हमने 6 क्वेश्चन किए। यदि आपको 6 क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट के सवालों की तरफ। ये नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चनों को। अगले 6 क्वेश्चन मैंने और भी रख दिए हैं। टोटल की क्लास में हम 12 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और आपको पता है 5 क्वेश्चन आपके पेपर में बहुविकल्पी आते हैं, उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न इन्हीं में से बनने वाले हैं। तो अगर ये आप अच्छे से लगा लेते हो तो बहुविकल्पी प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 5000 रुपये का 10% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? सभी को पता होगा कि साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे होता है आपका दर और गुणे आपका होता है समय, बटे में क्या हो जाता है आपका 100 हो जाता है। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है। तो मूलधन वह धन होता है जिसमें ब्याज जुड़ा नहीं होता है। यानी किसी को अगर हम 1000 रुपये दें कुछ दिनों के लिए तो उससे हम 1000 के साथ जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, मान लिया 1000 का 1100 मिल गया तो जो 100 रुपये ज़्यादा मिला उसको बोलेंगे ब्याज। लेकिन जिस धन में ब्याज जुड़ जाएगा उसको मिश्र धन बोलेंगे यानी अमाउंट, और जिसमें ब्याज नहीं जुड़ा उसको मूलधन यानी प्रिंसिपल बोलेंगे। तो सिंपल प्रश्न एक बार और पढ़ते हैं। 5000 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 5000। अब इसमें ये नहीं कहा गया कि ये हम किसी को उधार दिए हैं या किसी से उधार लिए हैं। सिंपल मेरे पास कितने रुपए हैं? 5000। तो 5000 क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। अब दर की बात करें तो पूरे सवाल में जिसके साथ आपको प्रतिशत का चिन्ह लगा मिल जाए वो हमेशा दर होगा। और समय तो आपको पता है 2 वर्ष हो सकता है, 2 वर्ष 6 महीने हो सकता है, 2 वर्ष 3 महीने हो सकता है, वे समय हो जाएगा। तो इस सवाल में
मूलधन कितना है 5000, तो अपने को मूलधन के स्थान पर कितना रख देना है 5000 रख देना है, गुणे दर के स्थान पर कितना रखेंगे तो परसेंटेज का 3 10 के साथ लगा है तो 10, और समय कितना है सर 4, ये 4 रख दिया, बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब एक काम आप यहाँ पर करना, 5000 गुणे 10 गुणे 4, पहले ये मत कर देना 5 चौक 20 दहम ऐसे करके, नहीं, ये सब मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, उसको पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, नीचे ऊपर जितने जीरो देखो पहले उनको उड़ा दो, तो नीचे कितने जीरो हैं 2, तो 1 और 2, क्योंकि 2 जीरो कट गए तो बस सिंपल बचा क्या सर ऊपर 50 गुणे 10 और गुणे क्या बचा 4 बचा, गुणा कराओ 50 चौके कितना हो गया 50 चौके 200, 200 में 10 से गुणा कराएंगे तो 2000 रुपये आ जाएगा, यानी कि जो हमारा ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा 2000 रुपये आ जाएगा। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है? प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा 2000। यहीं पर आपसे पूछ लेता कि कितने रुपए आपको वापस करने पड़ेंगे, तो रुपए ये तो है नहीं कि आप इस 2000 को वापस कर दोगे या आप इसके 5000 को वापस कर दोगे, जितना लिया है वो साथ में जितना ब्याज आया है, यानी कि जब भी मिश्रधन निकालने की बात करेगा तो उसमें मूलधन प्लस ब्याज कर देंगे, यानी मिश्रधन 5000, 5000 में ब्याज 2 जोड़ेंगे तो 5 और 2 7000 रुपये अपने को वापस करने पड़ेंगे। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या नंबर 8 को। प्रश्न संख्या नंबर 8 में थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, क्योंकि पेपर में कुछ ऐसे सवाल जरूर आते हैं जो थोड़ा इजी होते हैं और थोड़ा टफ होते हैं। तो ये सवाल कह रहा है कि 2000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज पता आपको क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोस्तों, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है तो उस पर जो बिल आपका जमा लिया, एक बार में जो बिल आया उसको अगर आपने नहीं जमा किया तो उसके ऊपर जो ब्याज बनता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि इस साल आपने अगर 10 रुपये ब्याज दिए तो अगले साल 10 रुपये तो दोगे ही दोगे, 10 का जितना परसेंट मिलेगा, मान लिया 10%, तो 10 का 10% 1 रुपये और देना पड़ेगा, यानी अगले साल आपको 11 रुपये देने पड़ेंगे। और इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग होता है। इवन लगा आप इससे भी सकते हो बट स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो हम इसको कैसे लगाएंगे ध्यान से समझना। जो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है वो होता है A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर T, ये होता है। सर ए क्या होता है? तो ए होता है दोस्तों चक्रवृद्धि मिश्र धन। याद रखना, अगर मैं पूछूं ए क्या होता है तो ए होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन, कंपाउंड अमाउंट होता है। और पी क्या होता है? अभी बताया, प्रिंसिपल यानी सर मूलधन होता है, ठीक है जी। आर क्या होता है? दर रेट होता है। और टी क्या होता है? समय होता है। क्लियर बात समझ में आ गई है? तो यहाँ पर रखेंगे। इस बार रुपए कितने हैं 2000, तो P के स्थान पर 2000 यानी A बराबर P के स्थान पर 2000, 1 प्लस R मतलब रेट, रेट है 10 बटे हो जाएगा 100, और इसकी पावर समय कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, तो 2 मैंने यहाँ पर रख दिए। सिंपल सी बात हो गई। अब 2000 ऐसे रखेंगे, 1 प्लस ई 0 से 0 कट गया तो 1 बटे 10 बचा, इसकी पावर कितनी बची? 2 बची, यानी A बराबर आ जाएगा 2000, ब्रैकेट में 10 एक कम 10 में 1 जोड़ेंगे 11 बटे 10, और इसकी पावर T तो देखो कितनी है 2, तो मैंने 2 रख दिया, ठीक है जी। A बराबर 2000 ये आ गया। अब मैं कह दूं कि 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 आप सिंपल बताओगे 4, बट 4 आया कैसे? तो 2 की पावर 2 का मतलब सर 2 गुणे 2, और 2 गुणे 2 कितना आया? 4 आया। यानी जितनी पावर होती है किसी नंबर की उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ देखो ना कितनी पावर है 2, तो 11 बटे 10 अपने को 2 बार लिखना पड़ेगा, 11 बटे 10 और 11 बटे 10। अब देखो 2 जीरो से जो 2 जीरो कट गए, तो A बराबर यहाँ बच्चा 20, 11 गुणे 11 कितना हो गया? 121 हो गया। 121 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 121 दूना 242, और ये 0 आ गया। क्या ये हमारा आंसर है? आप सोच के बताओ, क्या ये हमारा आंसर है?
नहीं, ये आंसर नहीं है। आप कहोगे सर क्यों नहीं, आप तो बहुत मजाक कर दिया, आपने गलत कर दिया। नहीं भैया, सवाल में पूछे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन आंसर आया है चक्रवृद्धि मिश्र धन, यानी वह धन जो आप वापस करोगे। आपसे तो सिंपल ब्याज पूछा ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब अगर मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमेशा मिश्र धन से क्या घटाएंगे, मूलधन, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट आया है 2420, माइनस के प्रिंसिपल है 2000, 2420 में 2000 जोड़ेंगे तो बहुत ही खराब नंबर हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं हो, जिसको बोलते हैं 420। यानी आंसर कितना आएगा, 420 इज द सही उत्तर। क्या क्लियर है बात? एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहना, आपको ये वही क्वेश्चन है जो डिट्टो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, एकदम ऐसे सवाल आएंगे। ठीक है, 2018 का पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, आप देख लेना। 2019 का पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, आप देख लेना। और उन्हीं क्वेश्चनों पर बेस्ड ये मॉक टेस्ट नंबर 1 है, और कोशिश करूंगा कि डेली एक मॉक टेस्ट आपको कराऊं, ताकि आपके पास एक क्वेश्चनों का संग्रह हो जाए। डन है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 देखो क्या कह रहा है, उसको जरा लगाओ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब होता है एवरेज, कभी माध्य बोले कभी एवरेज बोले, कुछ भी बोले तो अपने को वही निकालना है। क्या कोई कमेंट में ये बता सकता है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? छोड़ो, आप केवल अभाज्य संख्याएं बताओ क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो जितने लोग कमेंट कर रहे हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं। अभी बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, जो कि बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में अनंत बार सवाल आ चुका है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो अगर मैं प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लिखूं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, तो पहली तो 2 आएगी सर, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, उसके बाद क्या आएगा सर, 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा। देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 23 के बाद क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर 2 3 4 कहाँ गया, तो 4 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो ये तो नहीं हुआ ना। ऐसे 7 5 1 से अपने से कटेंगे, 9 सर 3 से कटेगा, 10 2 5 10 से कटेगा, 11 11 से कटेगा, इसलिए मैंने लिया, 12 3 4 2 6 सब से कट जाएगा। इस तरीके से ये आपकी 10 अभाज्य संख्याएं हो गई। अब अपने को क्या निकालना है सर, माध्य निकालना है। तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, कुल योग। माध्य का फार्मूला क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, यही माध्य होगा। यदि संख्याओं का योग कर दो और संख्या से विभाजित कर दो तो वह हमारा माध्य पता चल जाएगा। योग कितना होगा, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29। ओहो, डिवाइडेड बाई कितना होगा, 10 होगा। अब इन सबको ऐड करिए, देखो कैसे ऐड करेंगे। 2 3 5 5 10 हो गया, 10 7 17, 17 1 18, 10 28 हो गया, 28 10 38 29 30 41 हो गया है ना। फिर से जोड़ लेते हैं, देखो 13 7 20, 20 में 21 जोड़ 11 जोड़ेंगे तो 20 10 31, 31 और 10 41 हो गया, 41 10 51, 51 और 7 58, 58 10 68, 68 में 9 जोड़ेंगे तो 68 और 8 76 प्लस 1 77, ये 77 हो गया। 77 और 3 कितना हो गया, 80, 20 कितना हो गया, 100, और 100 में 29 जोड़ेंगे तो 129 आ जाएगा। कितना होगा, 129 भागे 10 हो गया। अब 129 को 10 से विभाजित करना है, चाहे तो भाग करके देख लो, या 10 से भाग करना है तो दशमलव पीछे से 1 अंक पहले चिपका दो, यानी कि 12.9 क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। माध्य कितना होगा, 12.9, एकदम से सही उत्तर होने वाला है। 12.9 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, समझ गए होगे आप लोग, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट मूव करते हैं प्रश्न संख्या नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। हर चैप्टर से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिससे मैंने क्वेश्चन ना उठाए हों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है
कि 2:3 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि अनुपात 6:7 हो जाए। अब देखो, मैंने कहा मेरे पास है 2:3। कितना है सर? 2:3। तो मैं इसको 2/3 लिख सकता हूँ ना। अनुपात को मैं विभाजिता डिवाइड के रूप में लिख सकता हूँ, मैंने आपको पढ़ाया है ये। तो अब मैंने कहा यार 2:3 था, 2/3 लिख दिया। अब दोनों पदों में क्या जोड़े? तो सपोज दैट कहा यार x जोड़ देते हैं, क्या ही प्रॉब्लम पड़ेगी ना। तो मैंने x जोड़ दिया। अब अनुपात किसके बराबर हो जाता है? 6:7 के बराबर हो जाता है। लग गया सवाल। इस 7 को इधर मल्टीप्लाई करा दो तो 2 + x मल्टीप्लाई बाई 7, ये पूरा उधर जाएगा तो 6 × 3 + x हो जाएगा, है ना। तो 7 का 2 में कराएंगे 14, 7 का x में कराएंगे 7x, 6 का 3 में कराएंगे 18, 6 का x में कराएंगे तो 6x आ जाएगा। यही ना होगा सर? 7x जाएगा भैया माइनस में, 18 आएगा माइनस में, तो 14 - 18 बराबर 6x - 7x। यहाँ बचेगा -4। 18 में से 14 घटाएंगे, आप कहोगे 4 बचेगा। मास्टर क्या गलत पढ़ा रहा है? हम कहेंगे 18 बड़ा है, और जो बड़ा होता है उसके सामने का चिन्ह लगाते हैं। 18 बड़ा, 18 के सामने माइनस है तो -4 बचेगा। 7 में से 6 जाएगा, -x बचेगा, माइनस कट्टम पिटाई हो जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी 4 वह संख्या है जिसको मैं अगर 2:3 के अनुपात में ऐड कर दूं तो वो 6:7 हो जाएगा। आप कहोगे हम कैसे मान लें? हमने कहा यार चेक कर लेते हैं ना, मानने में क्या जाता है। तो मैंने कहा कि अगर यार 2:3 था, हमने क्या जोड़ा है? x। अनुपात 6:7 आना चाहिए, x का मान 4, तो +4 अनुपात +4। अब आप देखो 4 में 2 जोड़ोगे 6, 4 में 3 जोड़ोगे 7, क्या 6:7 था? बिल्कुल सही सर, 6:7 था। 6/7 था। तो यानी 4 हमारा उत्तर क्या है? अंतिम सत्य 4 ही है। 4 क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 तक बिल्कुल समझ आ गया है। 2 सवाल बचे हैं, 11 और 12, इनको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। और आप कमेंट करके बताना कि कितने सवाल आपके सही हुए हैं, टोटल 12 में कितने सही हुए हैं, है ना। चलो देखो सवाल क्या कह रहा है। कह रहा 11 नंबर 13 की पावर 2 बराबर 169 को लघु गणक रूप में लिखो। सवाल है 13 नंबर की 11 नंबर है, माफ़ी चाहते हैं। 13 की पावर 2 बराबर 169 को लघु गणक के रूप में लिखो। ये सवाल ना 2018 में भी आया, 2019 में भी आया है। क्या ये अगले साल आ सकता है? 90% आ सकता है। 90% चांस है कि ये सवाल पेपर में आएगा। लघु गणक रूप में कैसे लिखेंगे? तो लघु गणक का मतलब शॉर्ट फॉर्म ले ले, लॉग। तो मैं क्या कहूँगा? लॉग लेने पर। मैंने क्या लिखा सर? लॉग लेने पर। अब जब लॉग लूँगा तो ये हो जाएगा लॉग 13 की पावर 2 बराबर 169। लास्ट स्टेप बड़ा है, 169 को इधर भेजो, 2 को उधर भेजो, तो ये आ जाएगा लॉग 13 इसकी पावर 169 बराबर 2। दिस इज द उत्तर। ये लिख गया लघु गणक रूप में। क्या बात समझ आई? देखो लॉग वॉग मैंने सब पढ़ा रखा है। डीएलएड 3rd सेमेस्टर A to Z मैंने 2-3 बार पढ़ा रखा। बस आप प्ले लिस्ट पर जाइए और डीएलएड 3rd सेमेस्टर की प्ले लिस्ट को फटाफट देख डालिए। जो भी 15-16 दिन आपके पास पेपर के बचे हुए हैं उसमें ख़त्म कर डालो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। टेबल आपके सामने दिया गया, कहा गया इस टेबल का माध्य आपको निकालना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं? सिंपल सी बात है ना, टेबल बना लेंगे ना पहले। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12 है उसमें हमें एक टेबल दिया गया इस तरीके से। एक तरफ हमें दिया गया है x और एक तरफ हमें दिया गया है f। एक तरफ है x, एक तरफ है f। इस x को बोलते हैं दोस्तों पद, और इस f को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। इसको क्या बोलते हैं? बारंबारता। तो कल को ऐसे भी लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होना। x के मान है 2 3 4 5, यानी 1 है 2,
दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1 5 3 7, यानी ये है 1, ये है 5, ये है 3, ये है 7। आपसे कहा गया माध्य निकालिए। तो इस तरीके के सवालों में जो माध्य का फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा को पूरा नाम बोलते हैं समेशन, यानी कुल योग। एफ एक्स का कुल योग कीजिए, एफ से डिवाइड कर दीजिए। अब एफ एक्स को निकालते हैं ना, एफ एक्स से निकालने के लिए गुणा कराओ। 2 एकम 2, 3 पंजे 15, 4 तियाँ 12, 7 पंजे 35। यही तो ना? आप कहोगे जी बिल्कुल। अब यार इनका योग निकाल लेंगे। कैसे योग निकालेंगे? इसको हटा देते हैं। अब देखो योग कैसे निकालेंगे, जोड़ के बस योग आ जाएगा। तो जोड़ेंगे ना पहले एफ एक्स का, एफ का मान क्या आएगा? 5 1 6 6 3 9 9 1 10 6 16, यानी कि एफ कितना आ गया? 16 आ गया। इसको जोड़ेंगे, 35 में 15 जोड़ेंगे तो 50, 50 में 12 जोड़ेंगे 62, 62 में 2 जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 64। अब माध्य कैसे निकालेंगे यहाँ का? तो यहाँ का माध्य निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब सिग्मा देख के घबरा मत जाना। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, यानी कुल योग इसका मतलब होता है। तो एफ एक्स का मान कितना आया है? 64 और एफ का मान कितना आया है? 16। 16 एकम 16, 16 चौको 64। तो राइट आंसर क्या आएगा? 4 इज द राइट आंसर। 4 क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आप कमेंट करिए। अब मैंने आपको टोटल कितने सवाल कराए हैं? 12। टोटल कितने कराए हैं? 12। ये 12 सवाल मैंने आपको कराए हैं। 12 में कितने आपके करेक्ट हुए हैं वो बताना है। दूसरी चीज़, अगर मैं पर डे दोस्तों आपको 12 क्वेश्चन करा रहा हूँ, पर डे 12 करा रहा हूँ, मान लिया मिनिमम आपके पास 10 दिन है पेपर के, तो 12 दहम्मा कितना हो जाएगा? 120 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे? 120 क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे। 60 क्वेश्चन वे होंगे जो कि किसी भी बुक से, किसी भी पेपर से, कहीं से भी 60 क्वेश्चन मैं लूँगा जो आपके सिलेबस के ही होंगे। लेकिन 60 क्वेश्चन वे होंगे जो हमारे बनाए हुए होंगे, यानी वो मॉडल पेपर होंगे और बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट पर आधारित रहेंगे। तो 120 क्वेश्चन लगा लोगे तो 25 नंबर तो आपको ईजीली मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो क्लास कैसी लगी दोस्तों जरूर बताना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।